नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी ईसा के घर इंसान। तो शुरू करते हैं मन्नू भंडारी जी की कहानी ईसा के घर इंसान। फाटक के ठीक सामने जेल था। बरामदे में लेटी मिसेस शुक्ला की शून्य नज़रें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकी थीं। मैंने हाथ की किताबें कुर्सी पर पटकते हुए कहा, कहिए, कैसी तबीयत रही आज? एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके शुष्क अधरों पर फैल गई। बोली, ठीक ही रही। सरीन नहीं आई? मेरे दोनों पीरियड्स खाली थे, सो मैं चली आई। सरीन ये पीरियड लेकर आएगी। दोनों कोहनियों पर जोर देकर उन्होंने उठने का प्रयत्न किया। मैंने सहारा देकर उन्हें तकिए के सहारे बैठा दिया। एक क्षण को उनके जर्द चेहरे पर व्यथा की लकीरें उभर आईं। अपने आप को आरामदेह स्थिति में करते हुए उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा है कॉलेज? मन लग जाएगा ना? हाँ, मन तो लग ही जाएगा। मुझे तो ये जगह ही बहुत पसंद है। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर और एकांत में बसा ये कॉलेज। जिधर नज़र दौड़ाओ हर तरफ हरा भरा दिखाई देता है। तभी मेरी नज़र सामने के जेल की दीवारों से टकरा गई। मैंने पूछा, पर एक बात समझ में नहीं आई, ये कॉलेज जेल के सामने क्यों बनाया? फाटक से निकलते ही जेल के दर्शन होते हैं तो लगता है सवेरे सवेरे मानो खाली घड़ा देख लिया हो। मन जाने कैसा कैसा हो उठता है। रूखे केशों की लटों को अपने शिथिल हाथों से पीछे करते हुए मिसेस शुक्ला की कांतिहीन आंखें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकीं। बोली, सरीन जब आई थी तो उसने भी यही बात पूछी थी। पता नहीं क्यों कॉलेज के लिए यह जगह चुनी गई। फिर उनकी खोई खोई दृष्टि दीवारों में जाने क्या खोजने लगी और पैरों को कुछ फैलाकर उन्होंने एक बार फिर अपनी स्थिति को ठीक किया। फिर बोली, तुम लोग जब कॉलेज चली जाती हो तो मैं लेटी लेटी इन दीवारों को ही देखा करती हूँ। तब मन में लालसा उठती है कि काश ये दीवारें किसी तरह हट जाती या पारदर्शी ही हो जाती और मैं देख पाती कि उस पार क्या है। सवेरे शाम इन दीवारों को भेद कर आती हुई कैदियों के पैरों की बेड़ियों की झनकार मेरे मन को मथती रहती है और अनायास ही मन उन कैदियों के जीवन की विचित्र विचित्र कल्पनाओं से भर जाया करता है। इस अनंत आकाश के नीचे और विशाल भूमि के ऊपर रहकर भी कितनी सीमित, कितना घुटा घुटा रहता होगा उनका जीवन। चांद और सितारों से सजी इस निहायत ही खूबसूरत दुनिया का सौंदर्य, परिवार वालों का स्नेह और प्यार, जीवन में मस्ती और बहारों के अरमान क्या इन्हीं दीवारों से टकराकर चूर चूर ना हो जाया करते होंगे? इन सबसे वंचित कितना उबा देने वाला होता होगा इनका जीवन। ना आनंद, ना उल्लास, ना रस। और एक गहरी निश्वास छोड़कर वे फिर बोली, जाने क्या अपराध किए होंगे इन बेचारों ने और न जाने कि किन परिस्थितियों में वे अपराध किए होंगे कि यूं सब सुखों से वंचित जेल की सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में जीवित रहने का नाटक करना पड़ रहा है। तभी दूध वाली के कर्कश स्वर ने मिसेस शुक्ला के भावना स्रोत को रोक दिया। मैं उठी और दूध का बर्तन लाकर दूध लिया। मिसेस शुक्ला बोली, अब चाय का पानी भी रखी दो, सरीन आएगी तब तक उबल जाएगा। मैं पानी चढ़ाकर फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठी। बोली, मदर ने आपको पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है। आपकी जगह जिन्हें रखा गया है वे कल से काम पर आने लगेंगी। आज शाम को शायद मदर खुद आपको देखने आए। मदर यहाँ की बहुत अच्छी हैं रत्ना। जब मैं यहाँ आई थी तब जानती हो सारा स्टाफ नंस का ही था। मेरे लिए तो यही समस्या थी कि इन नंस के बीच में रहूँगी कैसे, पर मदर के स्वभाव ने आगा पीछा सोचने का अवसर ही नहीं दिया। बस यहाँ बांध कर ही रख लिया। फिर तो सरीन और मिश्रा भी आ गई थी। मिश्रा गई तो तुम आ गई। मुझे तो सिस्टर एनी और सिस्टर जेन भी बड़ी अच्छी लगीं। हमेशा हंसती रहती हैं। कुछ भी पूछो तो इतने प्यार से समझाती हैं कि बस। बड़ी अफेक्शनेट हैं। हाँ, ये लूसी और मेरी जाने कैसी हैं, जब देखो चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है। ना किसी से बोलती हैं ना हंसती हैं। मिसेस शुक्ला ने पीछे से एक तकिया निकाल कर गोद में रख लिया और दोनों कोहनियाँ उस पर गड़ा कर बोली, एनी और जेन तो अपनी इच्छा से ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर नन बनी थीं, पर इन बेचारियों ने ज़िंदगी में चर्च और कॉलेज के सिवाय कुछ देखा ही नहीं। कॉलेज में काम करती हैं, बस यही है इनका जीवन। अब तुम ही बताओ, कहाँ से आए मस्ती और शौकी? वाह, ये भी कोई बात हुई। सिस्टर जूली को ही लीजिए, वो भी उम्र में इनके ही बराबर होंगी, पर चहकती रहती हैं। बातें करेंगी तो ऐसी लच्छेदार कि तबीयत भड़क उठे।
हंसेंगी तो ऐसे कि सारा स्टाफ रूम गूंज जाए। उसका तो अंग अंग जैसे थिरकता रहता है। वो अभी नई नई आई है यहाँ, थोड़े दिन रह लेने दो, फिर देखना वो भी लूसी और मेरी जैसी ही हो जाएगी। और एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने आंखें मूंद लीं। तभी सरीन हड़बड़ाती सी आई और बोली, गजब हो गया शुक्ला आज तो। अब जूली का पता नहीं क्या होगा। क्यों, क्या हुआ? सरीन की घबराहट से एकदम चौंक कर शुक्ला ने पूछा। जूली 4th ईयर का क्लास ले रही थी। कीट्स की कोई कविता समझाते समझाते जाने क्या हुआ कि उसने एक लड़की को बाहों में भरकर चूम लिया। सारी क्लास में हल्ला मच गया और 5 मिनट बीतते न बीतते सारे कॉलेज में बात फैल गई। मदर बड़ी नाराज भी हुई और चिंतित भी। जूली को उसी समय चर्च भेज दिया और वे सीधी फादर के पास गईं। और फिर बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से उन्होंने शुक्ला की ओर देखा। लगता है अब जूली के भी दिन पूरे हुए। बहुत ही निर्जीव स्वर में शुक्ला बोली, मुझे तो सारी बात ही बड़ी विचित्र लग रही थी। लड़की लड़की को किस कर ले। जूली के दिन पूरे हो गए? कैसे दिन? दोनों के चेहरों की रहस्यमयी मुद्रा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। पूछा, फादर क्या करेंगे, कुछ सजा देंगे? मेरा मन जूली के भविष्य की आशंका से जाने कैसा कैसा हो उठा। अभी अभी तो रत्ना जूली की ही बात कर रही थी और अभी तुम ये खबर ले आई। सुनते हैं जूली पहले भी जिस मिशनरी में थी वहाँ भी इसने ऐसा ही कुछ किया था, तभी तो उसे यहाँ भेजा गया कि फिर कभी कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो फादर का जादू का डंडा घुमवा दिया जाए। और शुक्ला के पपड़ी जमे शुष्क अधरों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। जादू का डंडा? बताइए ना क्या बात है, आप लोग तो जैसे पहेलियाँ बुझा रही हैं। बेताब होकर मैंने पूछा। अरे क्यों इतनी उत्सुक हो रही हो? थोड़े दिन यहाँ रहोगी तो सब समझ जाओगी। यहाँ के फादर एक अलौकिक पुरुष हैं, एकदम दिव्य। कोई कैसा भी पतित हो या किसी का मन जरा भी विकारग्रस्त हो, इनके संपर्क में आने से उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। दूर दूर तक बड़ा नाम है इन फादर का। बाहर की मिशनरीज से कितने ही लोग आते हैं फादर के पास आत्मशुद्धि के लिए। चलिए, मैं नहीं मानती। मन के विकार भी कोई ठोस चीज़ है कि फादर ने निकाल दिए और आत्मशुद्धि हो गई? मैंने अविश्वास से कहा। कमरे से चाय के प्याले बनाकर लाती हुई सरीन से शुक्ला बोली, लो, इन्हें फादर की अलौकिक शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसमें अविश्वास की क्या बात है? हमारे देश में तो एक से एक पहुँचे हुए महात्मा हैं। तुमने कभी नहीं सुना ऐसी महान आत्माओं के बारे में? सुनने को तो बहुत कुछ सुना है, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। अच्छा, अब जूली को देख लेना, अपने आप विश्वास हो जाएगा। लूसी जो आज इतनी मनहूस लगती है, यहाँ आई थी तब क्या जूली से कम चपल थी? फिर देखो, फादर ने 3 दिन में उसी काया पलट कर दिया, या नहीं? शुक्ला ने सरीन की ओर देखते हुए जैसे चुनौती के स्वर में पूछा। तभी डॉक्टर साहब आए। मिसेस शुक्ला को इंजेक्शन लगाया और पूछताछ करने लगे। सरीन मुझे गर्म पानी की थैली का पानी बदल देने का आदेश देकर नहाने चली गई। इंजेक्शन लगाने के करीब घंटे भर तक शुक्ला की हालत बहुत ख़राब रहती है। मैंने उन्हें गर्म पानी की थैली देकर आराम से लिटा दिया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं। उन्हें पोंछ दिया। वे आंखें बंद करके चुपचाप लेट गईं। मन में अनेक प्रश्न चक्कर काट रहे थे और रह रहकर जूली का हंसता चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। फादर उसके साथ क्या करेंगे, ये प्रश्न मेरे दिमाग को बुरी तरह मथ रहा था। मैंने दूर से फादर को देखा है। ऊपर से नीचे तक सफ़ेद लबादा पहने वो कभी कभी चर्च जाते हुए दिख जाया करते थे। इतनी दूर से चेहरा तो दिखाई नहीं देता था, पर चाल ढाल से बड़ी भव्य मूर्ति लगते थे। मन श्रद्धा से भर उठे। ऐसे फादर में कौन सी शक्ति है जो आत्मा की शुद्धि कर देती है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन जूली नहीं आई। मैंने सिस्टर एनी से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने धीरे से उंगली पर मुंह रखकर चुप रहने का आदेश दिया। मैंने देखा कि लूसी मेरी इस घटना से काफ़ी संतुष्ट सी नज़र आ रही थी। कल से उसके खिजलाहट भरे चेहरे पर हल्के से संतोष की झलक नज़र आ रही थी। 2 दिन और इसी प्रकार बीत गए। तीसरे दिन मैं कुछ जल्दी ही कमरे से रवाना होने लगी तो सरीन ने पूछा, अरे अभी से चल दी? कुछ कॉपियाँ देखनी है, यहाँ लेकर नहीं आई। अब स्टाफ रूम में बैठकर ही देख लूँगी। आज नंबर देने हैं। और मैं चल पड़ी। यूँ हमारे कमरों और कॉलेज के बीच में भी एक छोटा सा फाटक था, पर वो अक्सर बंद ही रहा करता था, सो मेन गेट से ही जाना पड़ता था। जैसे ही मैं कॉलेज के फाटक में घुसी, मैंने देखा जूली चर्च का मैदान पार कर नीची नज़रें किए धीरे धीरे कॉलेज की तरफ आ रही है।
एक बार इच्छा हुई कि दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, पर जाने क्यों पैर बढ़े ही नहीं। मैं जहाँ की तहाँ खड़ी रही। वो मेरे पास आई, पर बिना आंख उठाए, बिना एक भी शब्द बोले वैसी ही शिथिल चाल से गुजर गई। मैं अवाक सी उसका मुंह देखती रही। 2 दिन में ही क्या हो गया उस जूली को, मैं नहीं जानती। फादर ने उसके ऊपर जादू का डंडा घुमाया या उसे जंतर मंतर का पानी पिलाया, पर जूली हंसना भूल गई। उसकी सारी शोखी, सारी हंसी, सारी मस्ती जैसे किसी ने सोख ली हो। उस दिन किसी ने जूली से बात नहीं की। शायद मदर का ऐसा ही आदेश था, पर जूली के इस नए रूप ने मेरे मन में विचित्र सा भय भर दिया। लगता था जैसे जूली नहीं, उसकी जिंदा लाश घूम रही हो। सिस्टर एनी ने इतना ज़रूर कहा कि फादर ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया, उसकी आत्मा के विकार मिट गए, पर मुझे लगता था जैसे जूली की आत्मा ही मिट गई थी, मर गई थी। अपने कमरे में आकर मैंने मिसेस शुक्ला को सारी बात बताई, तो बिना किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट किए वे बोली, मैं तो पहले ही जानती थी। पता नहीं कैसी शक्ति है फादर के पास। रात में सोई तो बड़ी देर तक दिमाग में यही सब चक्कर काटता रहा। कभी लूसी और कभी मेरी, इन लोगों की शक्लें मेरी आंखों के सामने घूम जाती। उन्हें देखकर लगता था मानो वे अपने से ही लड़ रही हों, अपने को ही कुतर रही हैं, एक अजीब खिजलाहट के साथ, एक अजीब आक्रोश के साथ। कॉलेज की बड़ी लड़कियों को हंसी टिटोली करते देख उनके दिलों से बराबर ही सर्द आहें निकल जाया करती थीं। उनके जवान दिलों में उमंगों और अरमानों की आंधियां नहीं मचलती थीं, और उनकी आंखों में वो कांति और चमक नहीं थी जो इस उम्र की खासियत होती है। ऐसा लगता था इनकी आंखें आंखें ना होकर 2 कब्र हैं, जिनमें उनके मासूम दिलों की सारी तमन्नाओं को, सारे अरमानों को मार मार कर सदा सदा के लिए दफना दिया गया हो। पहले ये भी जूली जैसी ही चंचल थीं, तो अब जूली भी हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाएगी। और जूली का आज वाला रूप मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। मैंने जोर से तकिए में अपना मुंह छिपा लिया और इन सारे विचारों को दिमाग से निकाल कर सोने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जानती क्या हुआ, पर आंख खोली तो देखा मैं पसीने से तर थी और सांस जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। मिसेस शुक्ला मुझे पकड़े हुए थीं और बार बार पूछ रही थीं, क्या सपना देखकर डर गई? एक बार तो भयभीत सी नज़रों से मैं चारों ओर देखती रही, फिर कमरे की परिचित चीज़ों और मिसेस शुक्ला को देखकर आश्वस्त सी हुई। क्या हो गया? क्यों चिल्लाई थी इतनी जोर से? कोई सपना देखा था क्या? उन्होंने फिर पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी सी सफ़ेद चिड़िया आकर मुझे अपने पंजे में दबोच कर उड़े जा रही है और उसके पंजों के बीच मेरा दम घुटा जा रहा है। चलो, थी तो चिड़िया ही, चिड़ा तो नहीं था। तब कोई बात नहीं, चिड़िया कहीं नहीं ले जाने की, ले जाने वाले तो चिड़े ही होते हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा, चलिए, आपको तो मजाक सूझ रहा है। यहाँ डर के मारे जान निकल गई। वो दम घुटने की फीलिंग जैसे अभी भी है। मैंने पानी पिया और फिर सो गई। और फिर वही ढर्रा चल पड़ा। जब कभी बाहर से कोई सिस्टर या ब्रदर आत्मशुद्धि के लिए फादर के पास आते तो सिस्टर एनी मुझे एक खबर सुनाया करती थी। मैं बड़ी उत्सुकता से सारा किस्सा सुनती और विश्वास से अधिक आश्चर्य करती। सिस्टर एनी और जेन को मेरा ये अविश्वास करना अच्छा नहीं लगता था, और उसे मिटाने के लिए ही वे और भी जोर शोर से घंटों फादर के अलौकिक गुणों का बखान करती। मंद गति से चलती फिरती फादर की वो सौम्य मूर्ति मेरे लिए श्रद्धा से अधिक कौतूहल और भय का विषय बनी रही। महीने भर बाद एक दिन मदर ने मुझे बुलाया और बोली, मैं चाहती हूँ कि नन्स के लिए भी हिंदी पढ़ाने की कुछ व्यवस्था कर दी जाए। अब हिंदी जानना तो सबके लिए बहुत ज़रूरी हो उठा है, क्योंकि मीडियम भी हिंदी हो रहा है, नहीं तो सारा स्टाफ हमें दूसरा रखना होगा। क्यों? तो आप सिस्टर्स के लिए भी एक क्लास खोल दीजिए, बहुत जल्दी ही सीख लेंगी। यूँ बोल तो सभी लेती हैं, लिखना पढ़ना भी आ जाएगा। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। शुक्ला तो बीमारी से उठने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गई है, सो मैं उस पर यह बोझ डालना ठीक नहीं समझती। तुम शाम को 1 घंटा चर्च में आकर सिस्टर्स को हिंदी पढ़ाने का काम ले लो। उसके लिए तुम्हें अलग से पे किया जाएगा। चर्च में जाकर पढ़ाना होगा? ये बात सुनते ही एक बार मेरे सामने फादर का चेहरा घूम गया। उनको और दूसरी नन्स को और अधिक निकट से जानने की लालसा को एक राह मिल रही थी। मैं बोल पड़ी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं बड़ी खुशी से यह काम करूँगी। तब 1 तारीख से शुरू कर दो। मदर के पास से लौटी तो देखा सरीन और शुक्ला चाय पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने आकर उन्हें सारी बात बताई तो सरीन हंसकर बोली, चलो, तुम तो सपने में भी फादर को देखा करती थी, अब पास से देखना।
बहुत कौतूहल है ना फादर को लेकर तुम्हारे मन में? फादर अपने कॉटेज में ही रहते हैं या चर्च जाते हैं? सिस्टर्स के कमरों की तरफ तो वे शायद जाते भी नहीं, तुम देखोगी क्या? शुक्ला ने कहा। अरे कभी चर्च में आते जाते ही दिख जाया करेंगे, सरीन बोली। फिर एकाएक प्रसंग बदल कर कहा, क्यों शुक्ला, आजकल तुमने एक नई बात मार्क की या नहीं? क्या? मिसेस शुक्ला ने पूछा। लूसी में कोई चेंज नज़र नहीं आता? आजकल उसके चेहरे पर पहले जैसी मुर्दनी नहीं छाई रहती। वो अनीमा है ना, 3rd ईयर की, उसका भाई आजकल अक्सर कॉलेज में आया करता है, कभी कोई बहाना लेकर तो कभी कोई बहाना लेकर। विजिटर्स को अटेंड करने का काम लूसी पर ही है। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जिस दिन वो आता है लूसी का मूड बड़ा अच्छा रहता है। ख्याल नहीं किया, अब देखेंगे, शुक्ला ने कहा। पता नहीं मिसेस शुक्ला ने ख्याल किया या नहीं, पर मैंने इस चीज़ को अच्छी तरह से मार्क किया कि अनिमा का भाई सप्ताह में 2 बार आ ही जाता है और काफ़ी देर तक वो उसके पास बैठती है। उसके जाने के बाद भी लूसी का मूड इतना अच्छा रहता है कि कोई हल्का फुल्का मजाक भी कर लो तो बुरा नहीं मानती। पर जाने क्यों लूसी का यह नया रूप देखकर मेरा मन भर उठता। 2 महीने पहले की हंसती थिरकती जूली की तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती और मैं सिहर उठती। 1 तारीख की शाम को मैं चर्च गई। इसके पहले मैंने कभी चर्च की सरहद में पाँव नहीं रखा था। कॉलेज के दाहिनी ओर वाला लंबा मैदान पार करने पर एक नाला पड़ता था, वही चर्च और कॉलेज की विभाजक रेखा थी। उसे पार करके ही चर्च का मैदान आरंभ होता था। चर्च के पीछे रेवरेंड फादर और मदर के लिए 2 छोटी सुंदर कॉटेजेस बनी हुई थीं और बाईं ओर सिस्टर्स के लिए एक कतार में कमरे बने हुए थे। कमरों के सामने लंबा सा बरामदा था। जाकर देखा कि क्लास के लिए उसी बरामदे में व्यवस्था की गई है। मैं पढ़ाने लगी। चर्च, कॉलेज और हमारे कमरों के सामने कोई 3 फीट ऊंची लंबी सी दीवार थी। यूँ सबके प्रवेश द्वार अलग अलग थे, पर चर्च से कॉलेज जाने के लिए सब लोग नाला पार करके ही जाया करते थे। पढ़ाने बैठी तो फाटक की ओर ही मेरा मुंह था और अनायासी यहाँ से मेरी नज़रें सामने जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से टकराईं। ज़बरदस्ती अपनी नज़रों को उस ओर से हटाकर मैंने पढ़ाना आरंभ किया। चर्च में सिस्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते मुझे करीब 1 महीना हो गया था। रोज़ की तरह उस दिन भी जब मैं जाने लगी तो शुक्ला बोली, आज ज़रा जल्दी आ सको तो अच्छा है रत्ना, बाज़ार चलेंगे। सरीन ने कहा तो बोली कि उसे ज़रूरी नोट्स तैयार करने हैं, अकेले जाते मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी ही चली आऊँगी, आप तैयार रहिएगा, आते ही चल पड़ेंगे। और मैं चल दी। चर्च के मैदान में पहुंचते किसी स्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर एक क्षण को तो मैं स्तब्ध सी खड़ी रह गई। सोचा जाऊं या नहीं, पर मन का कौतूहल किसी तरह ठहरने नहीं दे रहा था। जैसे ही बरामदे में पैर रखा मैं हैरत में आ गई। एक बहुत ही खूबसूरत नन हाथ पैर पटक पटक कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। सारी सिस्टर्स उसे संभाले हुए थीं। मदर बड़ी बेचैनी से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थीं, पर वो थी कि चिल्लाई जा रही थी। 3-4 सिस्टर्स ने उसे पकड़ रखा था, उसके बावजूद वो बुरी तरह हाथ पैर पटक रही थी। उसे मैंने जो पास से देखा तो लगा कि ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा। संगमरमर की तरह सफ़ेद उसका रंग था और मक्खन की तरह मुलायम देह। चेहरे पर ऐसा लावण्य कि उपमा देते न बने, और उस लावण्य में चेहरे पर वो 2 नीली आँखें जैसे समुद्र की गहराइयाँ उतर आई हों। मैं सच कहती हूँ कि यदि कोई एक बार भी उन नीली आँखों को देख ले तो कम से कम इस ज़िंदगी में तो वे उन्हें चाहकर भी न भूल पाए। मेरे घुसते ही उसकी नज़र मेरी ओर घूम गई। मुझे लगा वह नीली आंखें मेरे शरीर को भेद कर मेरे मन को कचोटे डाल रही हैं। और फिर वो एकाएक चिल्ला उठी, देखो मेरे रूप को, और वो अपने कपड़ों को बुरी तरह फाड़ कर इधर उधर करने लगी। सबने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। मदर ने उसके कपड़ों को जल्दी से ठीक ठाक कर दिया। वे बड़ी ही परेशान नज़र आ रही थीं। हाथ रुकने पर भी उसकी जीभ चल रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने इस रूप को चर्च की दीवारों के बीच नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, आदमी की तरह जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं इस चर्च में घुट घुट कर नहीं मरूंगी। मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। हम क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहने, हम इंसान ही हैं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं कभी नहीं रहूंगी। देखो मेरे रूप को। तभी बाहर से सिस्टर एनी हड़बड़ाती सी आई। फादर ने एकदम बुलाया है, इसे वहीं ले चलिए। सबने मिलकर उसे ज़बरदस्ती उठाया। वो चिल्लाती जा रही थी, मैं फ़ादर को भी दिखा दूंगी कि ज़िंदगी क्या होती है, ये सब ढोंग है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी।
आधी से अधिक सिस्टर्स उसे उठाकर ले गईं। जो बची थी उनमें से इस घटना के बाद कोई भी इस मूड में नहीं थी कि बैठकर पढ़ती। सो मैं लौट जाने को घूमी तो देखा कि इस सबसे दूर एक खिड़की के सहारे लूसी खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक आ गई थी, जैसे मन ही मन वो इस सारी घटना से बड़ी प्रसन्न हो। मन में अपार विस्मय, भय और दुख लेकर मैं लौटी तो शुक्ला बोली, लो तुम तो अभी लौट आई, अभी तो तैयार भी नहीं हुई मैं। आज क्लास ही नहीं हुई। और मैंने सारी बातें उन्हें बताईं। मैं जितनी इस घटना से विचलित हो रही थी वे उतनी नहीं हुई। स्वाभाविक से स्वर में बोली, शायद बाहर से कोई सिस्टर आई होगी। क्या बताएं, इन बेचारियों की ज़िंदगी पर भी बड़ा तरस आता है। रात भर मेरे दिमाग में उस नई सिस्टर का खूबसूरत चेहरा और उसका चीखना चिल्लाना गूंजता रहा। वो फादर के पास भेज दी गई है। अब फादर उसका क्या करेंगे? शायद जूली की तरह उसके हृदय का सब बवंडर भी सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा और फिर जिंदगी भर उसका ये चांद को लजाने वाला रूप चर्च की दीवारों के बीच ही घुट घुट कर नष्ट हो जाएगा और वो अपनी इस बर्बादी पर एक ठंडी सांस भी नहीं भर सकेगी। दूसरे दिन स्टाफ रूम में घुसते ही सबसे पहले मेरी नज़र लूसी पर पड़ी। बिना पूछे ही बड़े उत्साह से उसने मुझे कल की बात बताई। जानती हो, ये जो नई सिस्टर आई है इसका नाम एंजेला है। कहते हैं ये चर्च से भाग गई थी पर फिर पकड़ ली गई। इसके बाद पागलों जैसा व्यवहार करती थी, सो इसे फादर के पास भेज दिया। देखा कितनी खूबसूरत है। और एक सर्द सी आह उसके मुंह से निकल गई। अब क्या होगा? फादर आखिर करते क्या हैं? देखो क्या होता है। आज तो मदर भी नहीं आई। कल से वे फादर की कॉटेज पर ही है। सुनते हैं एंजेला काबू में नहीं आ रही है, उसका पागलपन वैसे ही जारी है। हम लोगों को भी उधर जाने की इजाज़त नहीं है। 2 दिन तक कॉलेज के वातावरण, विशेषकर स्टाफ रूम के वातावरण में एक विचित्र प्रकार का तनाव आ गया था। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, बस मैं, शुक्ला और सरीन आपस में ही थोड़ा बहुत बोल लेते थे। बाकी सारी सिस्टर्स तो ऐसे काम कर रही थीं मानो मौन व्रत ले रखा हो, जैसे ऑपरेशन रूम में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो और बाहर नर्सें व्यस्त, चिंतित सी, परेशान इधर उधर घूम रही हों। उनकी हर बात से ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हों, चुप चुप शोर मत करो, ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। मदर थोड़ी देर के लिए कॉलेज आती और ज़रूरी काम करके चली जाती थीं। हाँ, लूसी मौका पाकर और एकांत देखकर चुपचाप ये खबर दे देती थी कि एंजेला किसी प्रकार शांत नहीं हो रही है। फादर सब कुछ करके हार गए। ये कहते समय लूसी का मन प्रसन्नता से भर उठता था, मानो फादर की नाकामयाबी पर उसे परम संतोष हो रहा हो। चौथे दिन सवेरे मैं और मिसेस शुक्ला घूमने निकले तो देखा सामने से एंजेला चली आ रही है। मैं देखते ही पहचान गई। बिल्कुल स्वस्थ स्वाभाविक गति से वो चल रही थी। पास आते ही मैं पूछ बैठी, सिस्टर एंजेला, आप कहाँ जा रही हैं? एक क्षण को एंजेला रुकी, मुझे पहचानने का प्रयास सा करते हुए बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ मेरा मन होगा मैं जाऊँगी। मैंने तुम्हारे फादर। फिर सहसा होंठ चबाकर बात तोड़कर वो बोली, अब वे कभी ऐसी फालतू की बातें नहीं करेंगे। और एक बार अपनी नीली आंखों से उसने भरपूर नज़र मेरे चेहरे पर डाली, सिर को हल्का सा झटका दिया और एक ओर चली गई। मैं अवाक सी उसकी ओर देखती रही। यही है एंजेला? शुक्ला ने पूछा। हाँ, पर यह तो जा रही है, किसी ने इसे रोका नहीं। फादर का जादू मंत्र इस पर चला नहीं दिखता है। बड़ी खूबसूरत है, आंखें तो गजब की हैं, बस देखने लायक। पर मिसेस शुक्ला की बातें मेरे कानों में ही नहीं पहुंच रही थीं। मैं कभी दूर जाती एंजेला को और कभी मौन शांत खड़ी चर्च की इमारत को देख रही थी। मेरा मन हो रहा था कि दौड़कर चर्च में पहुंच जाऊं और लूसी को बुलाकर सारी बातें पूछ लूं। लौटते समय भी मैंने चर्च के मैदानों पर नज़र दौड़ाई, पर वहाँ सभी कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बड़ी मुश्किल से उस दिन 10 बजे मैं एक तरफ दौड़ पड़ी और स्टाफ रूम से लूसी को घसीटकर पीछे लॉन में चली गई। लूसी स्वयं सब कुछ बताने के लिए बैठी थी। लॉन में पहुंचते ही बोली, एंजेला चली गई, फादर कुछ नहीं कर सके। उनकी खुद की तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, मदर उनकी देखभाल कर रही हैं। सवेरे तो हम लोग भी वहाँ गए थे। कमरे में तो नहीं जाने दिया हमें, पर बाहर से फादर को देखा था। फादर हम सब पर भी बड़ा रौब जमाया करते थे। एंजेला ने उनका नशा डाउन कर दिया। एंजेला को सुधार नहीं सके, अपनी इस असफलता का गम उन्हें बुरी तरह साल रहा है। आत्मग्लानि से बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मदर बड़ी परेशान और दुखी हैं, उन्हें बहुत तसल्ली दे रही हैं, बार बार ईसा मसीह से उनकी शांति के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं। और एक बड़ी ही व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई।
इसके तीसरे ही दिन रात में सबसे आंखें बचाकर चर्च की छोटी छोटी दीवारों को फांद कर कब और कैसे लूसी भाग गई, कोई जान ही नहीं पाया। बड़ी विचित्र स्थिति थी उस समय वहाँ की। एंजेला फादर की इस अलौकिक शक्ति को जैसे चुनौती देकर चली गई, जिसके बल पर उन्होंने कितने ही पतितों की आत्मा शुद्ध की थी। फादर इस असफलता पर आत्मग्लानि के मारे मरे जा रहे थे। मदर परेशान थीं, कभी फादर के पास, कभी कॉलेज तो कभी चर्च में दौड़ती फिर रही थीं। तभी लूसी भाग गई। एक तो चर्च जैसी पवित्र जगह, फिर लड़कियों का कॉलेज, क्या असर पड़ेगा इस घटना का लड़कियों पर। 2 दिन बाद ही चर्च और कॉलेज के चारों ओर की दीवारें ऊंची उठने लगीं और देखते ही देखते चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खिंच गईं। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी ईसा के घर इंसान। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।